गर्मियों की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर आकर रहने लगी थी। उन दिनों मैं नई नई ताज़ा ताज़ा जवान हुई थी। मेरी सुंदरता देखकर कोई भी मुझसे मोहब्बत कर बैठता था। मेरी मौसी भी नौकरी करती थी, उसे अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता था। उन दिनों मैं और मौसा जी घर पर अकेले रहा करते थे। मेरे मौसा जी दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम थे। अक्सर कामकाज के बहाने वह मेरे करीब आया करते थे। मौसा जी के साथ मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुकी थी। वह अक्सर बहाने से मुझे छूने की कोशिश किया करते। मौसा जी के छूने से मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगती थी। एक रात मौसा जी ने नशे की हालत में घर वापस आए थे। उस दिन मौसी घर पर नहीं थी। उस दिन मौका पाकर मैं मौसी की नाइटी पहन ली। जब मौसा जी कमरे में गए तो मैं नाइटी पहनकर कमरे में चली गई। मौसा जी मुझे अपनी पत्नी समझकर अपनी तरफ खींचने लगे थे और नशे में उन्होंने मुझे खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया। यह देखते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सी आ गई थी। मेरा मन अंदर ही अंदर मचलने लगा था। मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी तो मौसा जी ने रात भर बड़े जोरों के साथ ऊपर नीचे करने लगे। जब मौसा जी थक जाते तो मैं उनके ऊपर जाकर क्रिकेट खेलने लगती थी। रात भर हम पूरे जोश के साथ एक दूसरे की गर्माहट में मगन हो चुके थे। फिर मौसा जी ने मुझे पीछे से पकड़कर पूरे जोश के साथ, दोस्तों ये कहानी उन दिनों की है जब मैंने अपनी 12वीं की कक्षा का एग्ज़ाम दिया था। उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी। मैं अभी ताज़ा ताज़ा जवान हुई थी। 12वीं की कक्षा देने के बाद मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ शाम को एक पार्क में बैठकर बातें किया करती थी। मैं बड़ी ही चुस्त और फुर्तीली सी लड़की थी। अक्सर हम सहेलियाँ आपस में बातें किया करती थी कि अब आगे करने का क्या इरादा है। कुछ सहेलियाँ मुझसे कहा करती कि उनके माँ बाप उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ आगे की पढ़ाई करेंगी। जिन लड़कियों के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था वह लड़कियाँ अक्सर शाम को बैठकर वह वाली वीडियो देखा करती थी और खूब मज़े लिया करती थी। जब मैंने उनसे पूछा तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वह कहा करती हम शादी से पहले ही अपने आप को पूरा तरीके से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि शादी की रात हमें तो जमकर यही सब करना पड़ेगा। जिसे सुनकर मुझे भी ये बात ठीक ही लगी थी। इसी वजह से मैंने उन दोनों की वीडियो को देखना शुरू कर दिया। मेरी सहेलियां अक्सर रोज़ बड़े ही अलग अलग किस्म की वीडियो लेकर आया करती थी, जिन्हें देख देख कर हम सब सहेलियों में आग सी मचने लगती थी। अब मेरा भी धीरे धीरे मन होने लगा था कि मैं भी अपनी सुहागरात मनाऊं। उन वीडियो को देखकर मेरा भी बहुत ही ज़्यादा मन करता था। मैं अंदर ही अंदर अब पिघलने लगती थी। मैं बड़ी ही तंदुरुस्त और फिट फाट लड़की थी। अक्सर पूरे मोहल्ले के लड़के मुझ पर लाइन मारा करते थे, लेकिन मैं किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी, क्योंकि आज तक मुझे कभी भी मेरी कोई पसंद का लड़का नहीं मिला था। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अब मैं पूरा फ्री हो चुकी थी। अब मैं घर पर अक्सर फ्री रहा करती थी। इसी वजह से मैं ज़्यादातर वक्त अपनी सहेलियों के साथ शाम को बिताया करती थी। दिन ब दिन मेरी सहेलियों के साथ बैठकर रुचि बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह मुझे बड़ी ही अनोखी किस्म की बातें बताया करती थी, जो कि सुहागरात की रात के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती थी। उन बातों को सुनकर मेरा मन मचलने लगता था। अब धीरे धीरे मेरे भी जज्बातों को काबू करना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन मैं घर का कामकाज कर रही थी, तभी मेरी एक दूर की मौसी का मुझे फ़ोन आया था। वह मुझे कह रही थी कि रिहाना की तो स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं, तो एक काम करो, उसे मेरे घर पर भेज दो, उसका भी मन बहल जाएगा। शुरू में तो मुझे वहाँ जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी वजह से मैंने माँ को ना कह दी थी, लेकिन माँ को पता था कि मैं रोज़ अपनी सहेलियों के साथ बैठकर घंटों घंटों गप्पे लड़ाया करती हूँ। इसी वजह से वह मुझे कहने लगी कि रिहाना तू एक बार अपनी मौसी के पास जा और अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में उनसे बात कर। तेरे से जो मौसा जी हैं वह काफ़ी पढ़े लिखे हैं और देखना वह तेरी आगे की ज़िंदगी के लिए तुझे अच्छा ही कोई सुझाव देंगे। इसी वजह से माँ के कहने पर मैं अपनी मौसी के घर जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। मेरी मौसी का घर हमारे घर से 1 घंटे की दूरी पर था। जब मैं वहाँ पहुँची और दरवाजे पर बेल बजाने लगी तो मुझे कई देर तक इंतज़ार करना पड़ा। तभी एक आदमी भागता हुआ दरवाज़ा खोला। उस आदमी को देखकर मैं उसकी आंखों में गुम हो चुकी थी। तभी मुझे याद आया, यह तो मेरे मौसा जी हैं। मौसा जी को मैं कम से कम 2 साल के बाद आमने सामने देखा था।
शादी के बाद मैंने आज तक कभी उन्हें नहीं देखा था। मैंने एक झटके से ही अपनी नज़र चुराई। तभी मौसा जी मुझे कहने लगे, क्या हुआ रिहाना? मुझे सावित्री ने बताया था कि तुम आने वाली हो। माफ़ करना, मुझे देरी हो चुकी थी क्योंकि मैं नहाने के लिए गया हुआ था। आओ अंदर आओ और बैठो सोफे पर। घर के अंदर आते ही मौसा जी ने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा और फिर किचन से एक ठंडा सा शरबत लेकर आए। कुछ वक्त मौसा जी मेरे बगल में आकर बैठे थे। मैं बड़ी बड़ी आंखें करके बस चुपचाप अपने मौसा जी को ही देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी, ये इतने हैंडसम हैं, कोई भी नहीं देखकर इनकी उम्र का अंदाज़ा लगा सकता है। पहली ही नज़र में मेरा दिल इन पर आ चुका है, लेकिन रिश्ते की वजह से मैं पीछे हट चुकी थी। तभी मौसा जी फिर मेरी आगे की पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे थे। हमने कई घंटे बैठकर एक दूसरे से बात की थी। बातों ही बातों में मौसा जी ने मुझे बताया कि देखो, तुम्हारी जो मौसी है दूसरे शहर में नौकरी के लिए जाती है। उसे अक्सर काम के सिलसिले में 2-3 दिन वहाँ जाना पड़ता है। आज शाम तक वह वापस आ जाएगी। फिर मौसा जी ने मुझे मेरा कमरा भी दिखाया था। मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। वॉशरूम में जाते ही बार बार मेरी आंखों के सामने मेरे मौसा जी का चेहरा मुझे नज़र आ रहा था। पहली बार किसी को देखकर मेरा मन मचलने लगा था, लेकिन यह गलत है, ये सोचकर मैं दोबारा इन बातों को अपने जहन से निकाल देती थी। जब मैं फ्रेश होकर वापस आई तो मैंने देखा कि मौसा जी मेरे कमरे में बैठे थे। वह कहने लगे, देखो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आया हूँ। तुम्हारी मौसी होती तो वही तुम्हारे लिए बना कर लाती, लेकिन अभी घर में कोई भी नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए यह नाश्ता लेकर आया हूँ। तुम काफ़ी दूर से आई हो, थक भी गई होगी और तुम्हें भूख भी लगती होगी। मैंने बड़े प्यार से मौसा जी की तरफ देख रही थी और मन ही मन सोचने भी लगी कि इन्हें मेरी कितनी चिंता हो रही है। आज पहली बार उन्होंने मुझे देखा था, लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे वो मुझे सदियों से जानते हो। मैं अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी मौसा जी कहने लगे, क्या हुआ रिहाना, तुम कहाँ खो गई हो? मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं बस आपकी बातों को सुन रही हूँ। आपको मेरी कितनी चिंता हो रही है। तभी नाश्ता करने के लिए मैं बैठ गई। नाश्ता वाकई बहुत लाजवाब था। मौसा जी कहने लगे, जब भी तुम्हारी मौसी काम के सिलसिले से बाहर जाती है तो मैं ही घर पर खाना बनाता हूँ। मैं अपना ऑफिस का काम घर बैठकर कर लेता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी मौसी नहीं रहती तब मैं बोर हो जाता हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई हो, तुम्हारे आने से अब मेरा भी मन लग जाएगा। उसके बाद मैं नाश्ता करने लगी तो मौसा जी कमरे से जा चुके थे। मौसा जी के जाने के बाद मैं उनके बारे में सोचने लगी थी। काश मेरी शादी मेरे मौसा जी से, यह सोचकर मैं दोबारा अपने मन को यह गलत है कहकर टाल देती। इसी तरह शाम का वक्त भी बीत चुका था और ठीक 7 बजे मौसी जी घर के अंदर दाखिल हुई। मौसी को देखकर मैं बहुत खुश थी। कामकाज की वजह से उनका चेहरा काफ़ी ज़्यादा ढल भी चुका था। चेहरे की रंगत कहीं गुम हो चुकी थी। तभी मौसा जी कहने लगे कि मैंने इसे कितनी बार कहा है कि ये कोई दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर ले। बार बार इसे उस काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है और ज़्यादा काम के प्रेशर की वजह से इसकी हालत भी देखो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लेकिन ये मेरी कोई बात सुनती नहीं। मौसा जी गुस्से से बोल रहे थे। तभी मौसी कहने लगी, आप भी ना क्यों परेशान होते हैं? अभी अभी तो रिहाना आई है, उसी के सामने आप मुझसे झगड़ा करने लगे हैं। फिर मैं और मौसी ने बैठकर कुछ देर बात कही। उन्होंने मेरे परिवार का हालचाल पूछा और फिर कहने लगे कि मैं अभी कुछ देर फ्रेश होकर आती हूँ। मौसी जी के जाने के बाद मौसा जी किचन में खाना बनाने के लिए चले गए। मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए गई, उनके पीछे पीछे भाग गई। मुझे किचन में आया देख मौसा जी मुझे कहने लगे, अरे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? मैं सब कुछ खुद संभाल लूँगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, आप अकेले ही इतना सारा काम संभालते हैं, मैं आपकी मदद करूँगी। अब मैं और मौसा जी ने मिलकर दोपहर का खाना तैयार किया। हम दोनों ने खाना बनाते समय खूब बातें की। दोनों एक दूसरे के साथ फ्रेंडली हो चुके थे। मुझे भी मौसा जी के साथ वक्त बिताने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। मौसा जी ने खाना बनाने के बाद मुझे अपने हाथों से खाना टेस्ट भी करवाया, जिसे खाकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। वह खाना वाकई बड़ा ही लाजवाब था। मौसा जी दिखने में तो काफ़ी हैंडसम हैं, बल्कि साथ ही साथ वह खाना भी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनाते हैं। अब हमने सभी ने मिलकर दोपहर का खाना खाया और उसके बाद आराम करने के लिए अपने कमरे में जा चुके थे।
कुछ देर तो मैं अपने कमरे में बैठकर आराम ही कर रही थी, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने से मौसा जी को देखकर मैं हैरान रह चुकी थी। मैंने पूछा, मौसा जी आप इस वक्त, क्या हुआ, आपको कोई ज़रूरी काम है क्या? तभी वह कहने लगे कि नहीं नहीं, तुम्हारी मौसी बहुत ज़्यादा थक चुकी है, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठकर बातें करूँगा। फिर मौसा जी मेरे बगल में आकर बैठ चुके थे। वह बातों ही बातों में मेरे कंधे पर हाथ रखे और सहलाने लगे। मौसा जी के इस व्यवहार से मैं पूरी मनमोहित हो चुकी थी। धीरे धीरे मुझे मौसा जी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ चुके थे। मौसा जी ने मुझे मेरी आगे की पढ़ाई के बारे में भी बात की थी। वह मुझे बताने लगे कि तुम आगे चलकर ये पढ़ाई करना जो तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और तुम्हें आगे चलकर एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। मौसा जी मेरे लिए इतना सोचते हैं, इन बातों को सोचकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। फिर मौसा जी ने मुझे बताया कि वह शाम को घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, अगर तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैंने तुरंत हाँ कहा कि मैं आपके साथ चलूँगी। फिर शाम के ठीक 5 बजे मौसा जी बाइक पर बैठकर हम लोग निकल पड़े थे। मौसा जी के पीछे बैठकर मुझे बड़ी ही शर्म आ रही थी, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। जब भी मौसा जी ब्रेक मारते तो मैं उनके गले लग जाती, जिससे मुझे काफ़ी राहत मिलती। मौसा जी मुझे खुद ही कहने लगे कि रेहाना तुम एक काम करो, मुझे पीछे से अच्छे से पकड़ लो, नहीं तो तुम गिर सकती हो। मौसा जी के पास सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने तुरंत उन्हें पीछे से अच्छे से जकड़ लिया। मौसा जी को पकड़ने से मेरे तन बदन में आग सी मचने लगी थी। मेरा दिल भी कर रहा था कि मैं अभी मौसा जी को पकड़कर, लेकिन फिर ये गलत है, ये बात सोचकर मैं निकाल दिया करती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अब मेरा और मौसा जी का रिश्ता काफ़ी अटूट बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बैठकर बातें करते। मौसी तो ज़्यादातर अपने कामकाज में ही बिजी रहा करती थी। उनके पास तो मौसा जी को वक्त देने का भी बिल्कुल समय नहीं होता। मैं और मौसा जी अक्सर शाम को पार्क में घूमने के लिए जाया करते। मैंने मौसा जी का भी हाथ भी अच्छे से पकड़ा हुआ था, वह भी मुझे कुछ नहीं कहा करते। धीरे धीरे उन्हें भी मेरे साथ वक्त बिताना अब अच्छा लगने लगा था। पार्क में घूमने के बाद मौसा जी मुझे एक बड़े से मॉल में लेकर गए। वहाँ उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस दिलवाई, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। वह ड्रेस मुझ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम दोनों बाइक पर बैठकर घर वापस आ चुके थे। अब मौसी को भी दूसरे शहर काम पर जाने का वक्त आ चुका था। दूसरे दिन मौसी काम पर जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। अब घर में मैं और मौसा जी ही थे। ये सोचकर मुझे बड़ी ही अंदर खुशी हो रही थी। अब मैं बड़ी ही ज़्यादा बेताब भी हो रही थी कि मैं अब और मौसा जी घर पर अकेले रहेंगे और मुझे उनसे दूर करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अब मैं और मौसा जी घर के कामकाजों में अच्छी तरीके से बिजी हो चुके थे। काम करते करते कई बार हम दोनों एक दूसरे के साथ टकराते। हम दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना भी खिलाया करते थे। मुझे भी धीरे धीरे यही लगने लगा था कि मौसा जी भी मुझे धीरे धीरे चाहने लगे हैं। उनके अंदर भी जज्बात उठने लगे हैं। मेरे अंदर तो मौसा जी को लेकर चाहते अब बढ़ने लगी थी। मैं धीरे धीरे मौसा जी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। सहेलियों ने जो मुझे सुहागरात की वीडियो दिखाई थी, अब मैं उन वीडियो को रात को बंद दरवाज़ा करके देखा करती थी। उन वीडियो को देख देख कर मेरा दिल अब मचलने लगा था। मैं अंदर ही अंदर पिघलने भी लगी थी। मेरा अक्सर दिल करता कि अभी मैं मौसा जी के पास जाऊं। इसी वजह से एक रात मुझे नींद ना आने का मैं बहाना करके मौसा जी के कमरे में चली गई। तब मौसा जी पूरे गहरी नींद से सो रहे थे। उन्हें देखकर मैं उन पर फिदा हो चुकी थी। मैं चुपचाप उनके बगल में आकर लेट चुकी थी और धीरे धीरे मैंने उनकी कमर पर भी हाथ रखना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर तभी अचानक मौसा जी को भी होश आ चुका। तभी वह उठकर बैठकर मुझे देखने लगे और कहने लगे, रेहाना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मौसा जी मुझे वह नींद नहीं आ रही थी। मैंने कई बार आपको उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आप तो गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपने मौसा जी से झूठ कहा था। इसी वजह से हार पछता कर मैं यहीं आपके बगल में लेट गई थी। तभी मौसा जी कहने लगे, तुम्हें नींद नहीं आ रही तो चलो बाहर चलते हैं। थोड़ा देर बाहर चलोगे और ठंडी हवा खाओगी, इससे तुम्हें तुम्हारे दिमाग को राहत मिलेगी, तुम्हें जल्द नींद भी आ जाएगी। तभी मैं मौसा जी के साथ बालकनी में चली गई। बालकनी में बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा बह रही थी।
जिससे मेरे मन को काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिल रही थी, लेकिन मुझे ठंड भी लगने लगी थी। तभी मौसा जी ने कमरे से एक जैकेट निकाल कर मुझे उड़ा दी। मैं बड़ी गहरी आंखों से मौसा जी की तरफ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, वाकई इन्हें मेरी कितनी परवाह हो रही है, ये मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। यही सोच सोच कर मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। मुझे खुश देखता हुआ मौसा जी मुझे देखकर कहने लगे कि क्या हुआ रेहाना, तुम बहुत ही ज़्यादा खुश लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? तभी मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि आपको मेरी कितनी परवाह होती है, आप मेरे लिए कितनी चिंता करते हैं। तभी वह मुझे कहने लगे कि होगी नहीं, इतने दिनों से तुम मेरे साथ मिलकर घर का कामकाज में हाथ बटाती हो। तुम्हारे आने से मुझे भी बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली है। तुम्हारे आने से मेरा अब घर पे मन लग चुका है, नहीं तो मेरा दिल करता था कि मैं कभी घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, क्योंकि तुम्हारी मौसी तो अक्सर काम के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहा करती है, उसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता। और यह कहकर वह फिर से मायूस हो चुके थे। अभी मुझे भी अंदर अंदर समझ आ चुका था कि मौसी मौसा जी को वक्त नहीं दे पाती, इसी वजह से इन दोनों में दूरी आ गई है। लेकिन मेरे घर पर आ जाने से मौसा जी का मन लग चुका है और अब वह धीरे धीरे मौसा जी को मुझसे मोहब्बत भी हो चुकी है। लेकिन शायद वह मुझसे डरते हैं। हम दोनों बालकनी में खड़े बातें कर रहे थे, तभी मौसा जी का फ़ोन आया। मौसा जी मौसी से बात करने के लिए कमरे के अंदर चले गए थे। वह काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। जब मैंने कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश की, तब मैंने यह सुना कि मौसा जी मौसी पर गुस्सा कर रहे थे। वो उन्हें कह रहे थे कि तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम तो हमेशा ही अपने कामकाज में बिजी रहा करती हो और अब मुझे फ़ोन करके यह बता रही हो कि तुम कुछ और दिन घर पर नहीं आओगी। जब मैंने ये सारी बातें सुनी तो मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। अब मैंने ठान लिया था कि मैं मौसा जी को खुश करके ही रहूँगी। मेरे भी जो जज्बात थे अब वो उठने लगे थे, क्योंकि रात को मैं कमरे में अकेली बैठकर वह वीडियो देखा करती थी, जिन वीडियो को देखकर मैं पूरा पिघल जाया करती थी। अब दूसरे दिन से मैं मौसा जी को खुश करने का पूरा कोशिश किया करती। मैंने एक अच्छी सी ड्रेस भी पहनी थी जो कि मौसा जी ने दी थी। उसे देखकर मौसा जी मेरी खूब तारीफ़ें भी करने लगे। अब मैं और मौसा जी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके थे। इसी वजह से वह जब भी कमरे में नहाने के लिए जाते तो मैं तुरंत उनके पीछे पीछे उनके कमरे में आ जाती थी। मैं किसी भी हाल में मौसा जी को पाना चाहती थी। मौसा जी को पाने का अब जुनून दिन ब दिन मेरे अंदर बढ़ता ही जा रहा था। मैं किसी भी हाल में उन्हें हासिल करना ही चाहती थी। फिर शाम को जब मौसा जी कुछ काम के सिलसिले से घर से बाहर गए तो मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान हो चुकी थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि आज तक मौसा जी कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं गए थे। आज मौसा जी का मन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा था। शायद उनकी मौसी जी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है। इसी वजह से मैंने सोचा कि आज शाम को जब वह घर वापस आएंगे तो मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। मैं अपने कमरे को अच्छे से सजाऊंगी। आज मैं उनसे अपने प्यार का इजहार करूंगी। इसी वजह से मैंने घर पर बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान भी बनाने शुरू कर दिए थे। शाम तक मैंने सारा पकवान बनाकर रेडी कर दिया और अपना कमरा भी पूरा दुल्हन जैसा सजा दिया था। आज मैं मन ही मन खुश थी। आज मेरी सुहागरात थी। हर तरफ फूल ही फूल बिछाए थे और फूलों के महक से मेरा कमरा बहुत ही ज़्यादा खिल रहा था। अब मैं शाम को बेबसी से बैठकर मौसा जी का इंतज़ार कर रही थी कि वह कब घर पर वापस आएंगे। तभी अचानक घर की बेल बजी। मैं तुरंत दौड़ती हुई घर का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी थी। जब मैंने सामने देखा तो मौसा जी नशे की हालत में दरवाजे को पकड़कर खड़े हुए थे। मैं जल्द ही आगे बढ़ी और उन्हें संभालते हुए घर के अंदर लेकर आई थी। जब मैंने उन्हें पकड़ा तो मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी। तभी मौसा जी मुझसे दूरी बनाने लगे और मुझे कहने लगे, रेहाना मैं आज थोड़ा अपने कमरे में बिजी रहूँगा, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, कल बात करेंगे। ये कहते ही वह अपने कमरे में जा चुके थे। उन्हें चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वह सीढ़ियाँ पकड़कर अपने कमरे में चले गए। मैं ये सब देखकर मेरे दिमाग में एक शैतानी मुस्कुराहट आई। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं मौसा जी को नशे की हालत में ही अपना बनाकर रहूँगी।
इसी वजह से मैंने मौसी जी की एक सुंदर सी नाइटी पहन ली थी, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, और अपने बाल भी मौसी की तरह ही बना लिए थे, और अपना मेकअप भी हूबहू मौसी की तरह ही मैंने किया था। मैं दिखने में हल्की फुल्की मौसी की जैसी लग रही थी। और उसके बाद मैं मौसा जी के कमरे में चली गई। नशे की हालत में मौसा जी मुझे मौसी समझने लगे थे। इसी वजह से वह धीरे से मेरे करीब आने लगे और उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गए। कमरे में जाते ही मौसा जी ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी वह मुझे कहने लगे कि सावित्री, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा जरूर हुआ था, लेकिन तुम मेरी बात को सुनती ही नहीं हो। मौसा जी के मुंह से मैं अब फिर से मौसी की ही तारीफ़ें सुन रही थी। मौसा मौसी का नाम लेकर मेरे करीब आ रहे थे, लेकिन तभी मैं शांत बैठी थी। मैं मौसा जी के करीब आने लगी थी। धीरे धीरे उन्होंने मेरी कमर पर भी हाथ रखना शुरू कर दिया था। मौसा जी ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगी थी। हम दोनों धीरे धीरे गहरी वादियों में गुम होने लगे थे। हम दोनों अपने रिश्ते की मर्यादा को आज तोड़ने ही वाले थे। आज मैंने सोच के रखा था, मैं जी भर कर मौसा जी पर अपना प्यार लुटाऊंगी और उन्हें अपना बनाकर ही रहूंगी, और जी भर कर मैं वह सब कुछ करूंगी जो मेरी अक्सर सहेलियां मुझे दिखाया करती थी। इसी वजह से मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करते ही मैं फिर से मौसा जी के पास आई थी और फिर धीरे धीरे उनकी शर्ट का बटन भी खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरे फ़ोन की बेल ज़ोरों से बजने लगी थी। फ़ोन की घंटी सुनते ही मौसा जी तुरंत उठकर बैठ गए थे और तभी उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और कहने लगे, तुम तो मेरी पत्नी नहीं हो, तुम तो रिहाना हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। तभी उन्होंने संभलते हुए कमरे की लाइट ऑन कर दी और मुझे देखकर वह मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगे थे। उनका नशा भी उतर चुका था। मैंने उन्हें अपनी सारी बात बताई। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे मोहब्बत कर बैठी हूँ और मैं आपको अपनाना चाहती हूँ, और आप भी तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मौसी को आप पसंद नहीं करते। ये सुनते ही वह मुझ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगे थे। वह कहने लगे, किसने कहा कि मैं तुम्हारी मौसी को पसंद नहीं करता? वह ज़्यादातर अपने कामकाज में बिजी रहा करती। मैं उसे मना करता हूँ कि वह इतना कामकाज मत किया करे, कुछ देर अपने रिश्ते को भी वक्त दिया करे। इसी वजह से हम दोनों में थोड़ी बहुत अनबन भी हुई थी और इसी वजह से आज मेरी यह हालत हुई है। तुमने तो मेरे प्यार को गलत ही समझ लिया है। मौसा जी ये सब कहे जा रहे थे। उनकी बातों को मैं चुपचाप सुन रही थी। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। मुझे अपनी गलती का भी एहसास होने लगा था। मैं चुपचाप खड़ी थी। तभी कुछ देर बाद हमारे घर की बहुत ही ज़ोरों से बेल बजने लगी थी। मौसा जी तुरंत भागते हुए घर का दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़े तो सामने मौसी जी को देखकर हम दोनों ही हैरान रह चुके थे। मौसी जी ने अपने हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता भी लिया था। घर के अंदर आते ही उन्होंने मौसा जी से खूब माफ़ी भी मांगी और कहा कि उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी है और वह अब से तुम्हें ही समय देंगी। ये सब सुनते ही मौसा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और उन्होंने मौसी को माफ़ भी कर दिया था। मौसी ने भी अपनी गलती मानकर उनके गले लग गई, लेकिन मैं दूर खड़ी उन दोनों को देखकर अफसोस कर रही थी। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी और मौसा जी ने वक्त रहते ही मेरी आंखों की पट्टी खोल दी थी, नहीं तो शायद आज बहुत ही बुरा हो जाता। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे को समेटने लगी थी। कहीं मौसी जी मेरे कमरे में आ गई और मेरे कमरे की हालत देखकर वह कुछ समझ बैठी तो। इसी वजह से मैंने पूरा कमरा तुरंत साफ कर दिया था। अब कमरे में बैठकर मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं और इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। इसी वजह से मैंने दूसरे दिन अपना बैग पैक कर लिया और घर से निकलने के लिए रवाना हो चुकी थी। सामने मौसी और मौसा जी को देखकर मुझे बड़ी ही शर्म आ रही थी। मौसी तो मुझे कहने लगी, रिहाना, अभी तो मैंने वह नौकरी छोड़ी है, तुम तो हमारे साथ रहो, हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे। मैंने कहा कि नहीं नहीं मौसी, अब मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मौसा जी भी मुझे गहरी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने भी मुझे नहीं रोका क्योंकि यही हम सब के लिए बेहतर था।
सो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।